वो जेल से भागने का माहिर था, मगर जिस जेल में उसे डाला गया वहां से भागना नामुमकिन था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका पेशा है दुनिया की मजबूत तरीन जेलों को तोड़ना, लेकिन धोखे में उसे एक ऐसी जेल में डाल दिया जाता है जिसके बारे उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और ना इस जेल की लोकेशन का किसी को पता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या वो इस जेल से निकल पाएगा या नहीं। कहानी के आगाज में हम रे ब्रेसलिन को देखते हैं जो एक जेल में बंद है और रे ही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। रे एक जेल में है जहां उसे कैद हुए काफी टाइम हो चुका है। रे गार्ड्स के शेड्यूल पर नजर रख रहा है कि किसकी ड्यूटी कहां है और कौन क्या कर रहा है। जब वो हर चीज को अच्छे से समझ लेता है तब वो भागने की तैयारी करता है। जेल के बाहर एक गाड़ी ब्लास्ट होती है जिससे तमाम गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और इसी बीच रे फायर ब्रिगेड का यूनिफॉर्म पहनकर उन्हीं में शामिल हो जाता है और किसी को उस पर शक नहीं होता। यूं रे बड़ी चालाकी से जेल तोड़ने में कामयाब रहता है। रे अब अपनी टीम के साथ है जिसने बाहर से रे की मदद की थी। वो एक जगह रुक के कॉल कर रहा होता है तो पुलिस उसका पीछा करते हुए उसे घेर लेती है। वो कॉल पर सिर्फ इतना ही कह पाता है कि शो टाइम, और फिर पुलिस उसे पकड़कर वहीं ले जाती है जहाँ से वो भागा था। अब वो वार्डन के रूम में है जहाँ एक और आदमी भी रे के साथ है जो वार्डन को बताता है कि हम इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंपनी से हैं और हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स ने काम पर रखा था कि उनकी मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेलों को टेस्ट किया जाए। और फिर वो रे के बारे में बताता है कि वो मेरा पार्टनर है और एक वार्डन भी है और रे पिछले 7 सालों से काम कर रहा है। वो अब तक ऐसी कई जेलें तोड़ चुका है जिनकी सिक्योरिटी 100% थी। वार्डन हैरान है कि उसने जेल तोड़ी कैसे। इस पे रे बताता है कि जेल से भागने के लिए लेआउट, रूटीन और बाहर वाले की मदद की जरूरत होती है। अगर एक बार लेआउट का पता चल जाए तो कमजोरी साफ नजर आती है, जबकि गार्ड्स की रूटीन में अच्छे से याद कर चुका था कि कौन किस जगह पर है और कौन क्या करता है, और बाहर की मदद मेरे पास पहले से थी और इन 3 चीजों का सहारा लेकर मेरे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं था। जेल का वार्डन रे का स्कैप प्लान सुनकर हैरान हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद रे अपने ऑफिस में जाता है जहाँ एक सीआई की एजेंट रे की टीम के साथ उसका इंतजार कर रही है। इस लेडी का नाम जेसिका मिलर है। वो रे से कहती है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी जेल बनाई गई है जिन्हें कोई नहीं चाहता क्योंकि वो लोग सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं, लेकिन जो लोग इस जेल को बना रहे हैं वो इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि वो जेल इतनी मजबूत भी है या नहीं। इसलिए हम आपको इस काम के लिए हायर करना चाहते हैं और इस काम के लिए आपको $5 मिलियन मिलेंगे। असल में ये जेल ऑफिशियल नहीं है और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और इस जेल में जाने के बाद रे की टीम को भी पता नहीं होगा कि वो कहाँ है। इसलिए उसकी टीम नहीं चाहती कि वो ये काम करे, मगर जेल तोड़ना उसका प्रोफेशन है और वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जेसिका उसे एक नई आइडेंटिटी बताती है जिसके मुताबिक उसका नया नाम एंथनी होगा और रे को उसका क्राइम भी बता दिया जाता है जिसके बिहाफ पर उसे जेल भेजा जाएगा। रे पूछता है कि वहाँ मेरा कांटेक्ट कौन होगा। इस पे उसे बताया जाता है कि वहाँ का वार्डन रॉजर मार्श, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपना एवाक्यूशन कोड बताना जिससे वार्डन समझ जाएगा कि तुम कौन हो और जेल में क्या कर रहे हो। जेसिका जा चुकी है, अब रे अपनी टीम के साथ है। वो उसकी बॉडी में एक ट्रांसमीटर चिप डाल देते हैं ताकि रे की लोकेशन का पता लगाया जा सके। डील के मुताबिक ये ठीक नहीं, लेकिन रे की टीम को उसकी सेफ्टी की भी फिक्र है। इसके बाद वो बाहर चला जाता है जहाँ काफी भीड़ है। कुछ देर बाद एक गाड़ी रे के पास आकर रुकती है और लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो सबसे पहले रे की बॉडी से ट्रांसमीटर चिप निकालते हैं ताकि किसी को उसकी लोकेशन का पता न चल सके, और फिर उसे अच्छे से बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक शीशे के कैबिन में देखता है। ये एक जेल है और यहाँ चारों तरफ शीशे के कैबिन्स हैं और हर कैबिन में सिर्फ एक ही कैदी है। वो हैरान है और एक एक चीज पर गौर कर रहा है, पर वो नहीं जानता कि उस पर पहले से ही नजर रखी जा रही है। इसके बाद रे को वार्डन के सामने लाया जाता है। इस वार्डन का नाम हॉब्स है। रे उससे कहता है कि मैं वार्डन मार्श से मिलना चाहता हूँ। हॉब्स उसे बताता है कि यहाँ कोई मार्श नामी वार्डन नहीं। रे समझ जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। वो वार्डन को अपना एवाक्यूशन कोड भी बताता है। इस पे वार्डन हॉब्स कहता है कि अब तुम सारी जिंदगी इसी जेल में हो और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कोड बताने पे मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। इसके बाद रे को उसके कैबिन में भेज दिया जाता है। अब रे बाकी कैदियों के साथ एक बड़े हॉल में है। यहाँ पे पहले से मौजूद कैदी उसे घूरते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि रे उनका गुलाम बनकर रहे। इससे पहले कि वो उस पर हमला करते, रे अचानक से उन पर टूट पड़ता है। इसी बीच जहाँ एक आदमी आता है और सबसे पीछे हटने को कहता है, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस आदमी का नाम पोर्टोज है और यहाँ सब लोग इससे डरते हैं। पोर्टोज रे को बताता है कि मैं विक्टर के लिए काम करता हूँ
वो अमीरों से छीनकर गरीबों में बांट देता है और ये लोग चाहते हैं कि मैं इन्हें विक्टर के बारे में बताऊं क्योंकि मैं उसकी सिक्योरिटी में काम करता था, पर मैं इन्हें विक्टर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वो इसलिए कि ये बहुत बुरे लोग हैं। पोर्टोज रे से पूछता है कि क्या इससे पहले तुम किसी जेल में गए हो। इस पे रे कहता है कि तुम इतने सवाल क्यों करते हो। पोर्टोज बताता है कि मैं इसी तरह सीखता हूँ। तभी रे कहता है कि अब से तुम्हें अपने सीखने के तरीके बदलने होंगे। इसके बाद रे अपने कैबिन में होता है और हर एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। इस जेल के सभी गार्ड्स ने ब्लैक मास्क पहने हुए हैं, इसलिए वो गार्ड्स की आदतों की वजह से उन्हें माइंड में याद रखता है। अगले दिन जब पोर्टोज और रे हॉल में इकट्ठे होते हैं तो रे उससे कहता है कि मैं उस आइसोलेशन वाले एरिया में घुसना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये दोनों लड़ने लगते हैं, इनके बीच तगड़ी फाइट होती है। तभी यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों को लेकर एक बॉक्स में डाल देते हैं जो कि आइसोलेशन वाले एरिया में है। इन बॉक्सेस में तेज लाइट ऑन कर दी जाती हैं। ये लाइट सजा के तौर पर ऑन की जाती हैं। इस तेज लाइट की वजह से वो देख भी नहीं सकते। रे देखता है कि इस कैबिन के फर्श में स्टील की प्लेट लगी हुई है जिसे नट से कवर किया गया है। अगले दिन जब बॉक्सेस को खोला जाता है तो कैदियों के चेकअप के लिए यहाँ डॉक्टर आता है। रे डॉक्टर से पूछता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं, पर डॉक्टर खामोश रहता है। एक गार्ड डॉक्टर को रे से बात करते देख लेता है। गार्ड डॉक्टर से पूछता है कि कैदी तुमसे क्या कह रहा था। डॉक्टर झूठ बोलता है और कहता है वो मुझसे अपनी बॉडी के बारे में पूछ रहा था कि वो कितनी डिहाइड्रेट हुई है। रे भी डॉक्टर की बात सुन लेता है और वो जानता है कि डॉक्टर ने झूठ बोलकर उसकी जान बचाई है। रे का इस जेल से भागना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने जो किताब लिखी थी, जो कि उसने 14 जेलों से भागकर अपने एक्सपीरियंस से लिखी है, उसी किताब के रेफरेंस से इस जेल को बनाया गया है। इसलिए रे का यहाँ से बाहर जाना आसान नहीं। असल में रे ने जेल ब्रेक के सभी वीक पॉइंट्स को अपनी किताब में लिखा है और वो किताब वार्डन के रूम में भी रखी हुई है, मगर वार्डन को इस बारे में कुछ पता नहीं कि वो किताब उसी के जेल के कैदी ने लिखी है, क्योंकि जेल में उसका नाम एंथनी है। रे जब पोर्टोज के साथ हाल में होता है तो पोर्टोज उससे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम जेल के बाहर क्या किया करते थे। इस पे रे कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना तुम मेरे बारे में नहीं जान पाओगे। पोर्टोज उसकी मदद करने को तैयार है और रे से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रे बताता है कि मुझे 3 इंच चौड़ा धात का टुकड़ा चाहिए जो राउंड और स्मूथ हो। पोर्टोज इसके लिए तैयार है। इसके बाद हम पोर्टोज को वार्डन के साथ देखते हैं। असल में वार्डन ने उसे बुलाया था क्योंकि वो उससे विक्टर के बारे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, मगर वो वार्डन को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसलिए वार्डन पोर्टोज पर टार्चर करता है। जब वो निढाल हो जाता है तो बड़ी चालाकी से दांत के एक टुकड़े को चुरा लेता है और किसी को भी उस पे शक नहीं होता। पोर्टोज वो टुकड़ा रे को थमा देता है। ये वैसा ही है जैसा रे को चाहिए था। अब वो पोर्टोज को अपने बारे में बताता है। रे बताता है कि जेल तोड़कर भागना मेरा पेशा है और मैं पिछले 4 सालों से फेडरल ब्यूरो के लिए जेल तोड़कर भाग रहा हूँ और यहाँ के वार्डन हॉब्स ने इस जेल को बनाने के लिए मेरे रिकॉर्ड्स और एक्सपेरिमेंट को यूज किया है ताकि यहाँ से कोई भी बाहर न जा सके। रे मजीद बताता है कि पहले तो मैंने समझा कि ये कोई प्रोजेक्ट होगा, लेकिन मुझे यहाँ जानबूझकर भेजा गया है ताकि कभी बाहर न जा सकूं कि मुझे यहाँ फंसाने वाला कौन है, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश लाजमी करूंगा। रे कहता है कि तुम्हें एक बार फिर सबका ध्यान भटकाना होगा। पोर्टोज पूछता है कि मुझे अब क्या करना है। रेस बताता है कि तुम्हें फिर से बॉक्स में जाना होगा। ये सुनकर वो इनकार कर देता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। रे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें फिर से बॉक्स में जाना होगा। पोर्टोज मान जाता है और रे से कहता है कि इसके बावजूद भी तुम मुझे यहाँ से न निकाल पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इन दोनों के दरमियान डील हो जाती है। रे उसे बताता है कि किसी भी जेल को तोड़ने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना होता है। नंबर 1 पे लेआउट, नंबर 2 है रूटीन और तीसरे नंबर पे हेल्प है, और हमारे पास इनमें से एक भी नहीं। रे पोर्टोज को बताता है कि जिस बॉक्स में हमें रखा गया था वहाँ नीचे को जाता एक नाला है जिसका मुझे पता लगाना होगा कि वो कहाँ तक जाता है। रे कहता है कि इस जेल को देखकर लगता है कि इसे किसी गुफा या खाड़ी के अंदर बनाया गया है, क्योंकि इस जेल का स्ट्रक्चर वर्टिकल है और वर्टिकल स्ट्रक्चर का एक लॉ होता है कि जो रास्ता नीचे जाता है वही ऊपर को भी जाता है। पोर्टोज पूछता है कि अगर हम बॉक्स में चले जाते हैं तो प्लेट के नट्स को कैसे निकालेंगे। रे कहता है कि नट्स खुद ब खुद ही निकल जाएंगे क्योंकि ये जेल किसी समंदर के साथ है और हवा में नमी है, और जब हम बॉक्स के अंदर जाएंगे तो हम लोहे की उस धात को रोशनी के सामने रखेंगे जो तुम वार्डन के रूम से चुरा के लाए थे, और उस धात से निकलने वाले रिफ्लेक्शन को नट्स पे रखेंगे जिससे नट्स फैल जाएंगे
और अपने आप बाहर आ जाएंगे। पोर्टोस बताता है कि अगर नट्स एल्युमिनियम के होते तो ऐसा होना मुमकिन नहीं था, लेकिन स्टील के नट्स जल्दी गर्म हो जाते हैं और स्टील को जंग भी लग जाता है। रे कहता है कि इस सब के लिए मेरे पास 5 मिनट का वक्त होगा और तुम्हें गार्ड्स का ध्यान भटकाना होगा, क्योंकि बॉक्सेस में भी कैमरे लगे हुए हैं और मैं एक बार ऊपर पहुंच गया तो पता लग सकता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा और तुम्हारे साथ के बगैर तो ये मुमकिन भी नहीं। पोर्टोस तैयार है क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। पोर्टोस यहाँ से उठ के दूसरे कैदी के पास जाता है जिसके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है। पोर्टोस उसको काफी बुरा भला कहता है जिससे इनके बीच फाइट होने लगती है। रे भी इस फाइट में शामिल है। ये सब आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और इन सबको बॉक्सेस में डालकर लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। रे धात के टुकड़े को तेज रोशनी के सामने करता है और फिर वो धात के रिफ्लेक्शन का फोकस नट्स पर रखता है, जिससे कुछ ही देर में वो सभी नट्स निकालने में कामयाब हो जाता है। अब उसे प्लेट को हटाना होगा, मगर कैमरे के सामने ऐसा करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि नट्स रेज ने ऐसे निकाले थे कि किसी को पता नहीं चला। लेकिन इसके लिए भी उसके पास प्लान है। वो बॉक्स के फर्श को नॉक करता है। असल में ये पोर्टोस के लिए सिग्नल्स हैं और वो जैसे ही इन सिग्नल को सुनता है तो अपने बॉक्स में जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे इसी वक्त यहाँ से निकाला जाए। ऐसा करने से वार्डन और गार्ड्स का ध्यान बाकी बॉक्सेस से हट जाता है। रे मौका देखते ही कैमरे को एक टिश्यू से ढांप देता है। वार्डन नहीं जानता कि पोर्टोस ड्रामा कर रहा है, जबकि रे अपना काम शुरू कर चुका है। वो बॉक्स की प्लेट को हटाकर नीचे की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में वार्डन भी पोर्टोस के बॉक्स के बाहर आ जाता है। पोर्टोस इन्हें इतनी गाली देता है कि वार्डन को उसके बॉक्स का दरवाजा खोलना पड़ता है। रे पानी के पाइप्स की मदद से ऊपर जा रहा है और इसी दौरान एक पाइप टूट जाता है, जिससे काफी पानी बहने लगता है। पोर्टोस वार्डन को अपने सामने देखकर प्रे करने लगता है ताकि रे को ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। रे अब उस जगह है जहाँ से उसे बाहर निकलना है। वो एक व्हील को जोर से घुमाता है जिससे बाहर निकलने का दरवाजा खुलता है। उसकी सारी मेहनत जाया जाती है। वो बाहर निकलकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि ये जेल एक शिप पर है और शिप समंदर के बीच में है। रे नहीं जानता कि वो कहाँ है। शिप पर कुछ गार्ड्स भी हैं जिन्हें देखकर वो छुप जाता है। रे को जल्दी वापस जाना होगा वरना वो फंस सकता है। वो इन्हीं पाइप्स की मदद से नीचे उतर रहा होता है तो पाँव फिसलने की वजह से रे गिर जाता है, मगर उसे चोट नहीं लगती क्योंकि नीचे काफी गहराई तक पानी भर चुका होता है और पानी साथ वाले बॉक्सेस में भी भरने लगता है, जिससे कैदी काफी शोर मचाते हैं। जेल के अंदर अलर्ट अलार्म बजने लगते हैं और सभी कैदियों को बॉक्सेस से बाहर निकाला जाता है। गार्ड्स के पहुंचने से पहले रे अपने बॉक्स में पहुंच जाता है। वो फौरन से स्टील की प्लेट को उसी जगह पे वापस लगा देता है। तभी उसके बॉक्स को खोलकर उसे भी बाहर निकाल लिया जाता है। पोर्टोस जब रे से पूछता है कि काम हुआ या नहीं, इस पे वो बताता है कि काम तो हो गया है, लेकिन ये नहीं जानता कि हम कहाँ हैं। दूसरी तरफ हम रे की टीम को उसके पार्टनर के साथ देखते हैं। रे के गुम होने से अब तक उसकी टीम को उसके बारे कुछ पता नहीं और अब तो वो चेक भी फ्रीज हो चुका है जो CIA वालों ने रे की फीस के लिए दिया था। रे की टीम जब उसके पार्टनर से चेक की शिकायत करती है तो वो कहता है कि बैंकिंग सिस्टम में ऐसा होता रहता है और जल्द ही ये इशू ठीक हो जाएगा। लिली जब उसे बताती है कि इस चेक को फ्रीज हुए 1 मंथ से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है तो वो खामोश हो जाता है। लिली जब उसे जेसिका से कांटेक्ट करने को कहती है तो रे का पार्टनर कहता है कि सब ठीक है और रे भी अपने काम पर है, लेकिन टीम के पूछने पर वो ये नहीं बताता कि रे है कहाँ। वार्डन गार्ड्स के साथ उस जगह जाता है जहाँ पानी भरा था। वो गार्ड से पूछता है कि ये गड़बड़ कहाँ से हुई। इस पे गार्ड बताता है कि वेंटिलेशन शाफ्ट में, जो कि बॉक्स 2 के नीचे है। वार्डन को पता चलता है कि उस बॉक्स में एंथनी था और जब वो उस बॉक्स को देखता है तो वहाँ उसे नट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उसे एंथनी यानी रे पर शक होने लगता है। गार्ड बताता है कि नट्स जंग से भरे हुए हैं और पानी के प्रेशर ने उन्हें तोड़कर रख दिया होगा। इससे वार्डन का शक रे से हट जाता है। रे का पार्टनर वार्डन को कॉल करके बताता है कि एंथनी असल में रे ब्रेसलिन है। वार्डन हैरान है और उससे पूछता है कि ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं। इस पे वो वार्डन से कहता है कि वो इसलिए कि बहुत से लोग पैसा दे रहे हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जहाँ रे ब्रेसलिन है वो वाकई अनब्रेकेबल जेल है या नहीं, और रे ये बात साबित करने के लिए है कि वो भी वहाँ से नहीं निकल सकता। विंसेंट हॉब्स को मजीद बताता है कि काफी सारे देशों के बैंक स्विस बैंक के साथ मिल चुके हैं और वो सब जानना चाहते हैं कि विक्टर कहाँ है, क्योंकि अफवाह है कि उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को निकारा बनाकर रख देगा।
और सभी इस बात का पैसा देने को तैयार हैं कि विक्टर को ढूंढा जाए और उसके बारे में पोर्टोस को सब पता है कि वो कहाँ है। इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें पोर्टोस का मुंह खुलवाना होगा। हॉब्स बताता है कि पोर्टोस पहले तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार था, लेकिन जब से वो रे के साथ उठ बैठ रहा है तब से उसके तेवर बदले हुए हैं। विंसेंट समझ जाता है कि रे भागने का प्लान बना चुका है और वो पोर्टोस को भी अपने साथ ले जाएगा, इसलिए पोर्टोस कोऑपरेट नहीं कर रहा। विंसेंट वार्डन से कहता है कि तुम्हें इन दोनों को अलग करके रे को तोड़ना होगा और ऐसा करने से हमारा काम हो सकता है। हॉब्स रे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। वो गार्ड्स की ड्यूटी लगा देता है कि रे सो ना सके और ना ही उसे बाकी कैदियों से बात करने की इजाजत है। रे जब भी सोने की कोशिश करता है तो गार्ड्स डंडे बरसाने लगते हैं, यहाँ तक कि वो आराम भी नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद भी पोर्टोस रे को मजबूत रहने की सलाह देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम टूट गए तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। रे कहता है कि हम चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि हम एक 100 फीट लंबे शिप पर हैं और ना ही हमें इसकी लोकेशन का पता है। कुछ दिन बाद ये दोनों जब हाल में बैठे होते हैं तो पोर्टोस रे से पूछता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुमने हमेशा यहीं रहने का फैसला कर लिया है, और वो कौन है जो तुम्हें इस कदर मजबूर कर रहा है। रे पोर्टोस को एक कहानी सुनाता है और बताता है कि मैं एक लायर था और मैंने एक आदमी को सजा दिलवाई थी और उसने कसम खाई कि वो मुझसे बदला लेकर रहेगा। जल्दी वो जेल तोड़कर वापस आया और उसने मेरी फैमिली को मार दिया। इसलिए मैं जेल ब्रेक प्रोफेशन में आया ताकि इस बात को कंफर्म किया जाए कि जेल वाकई मुजरिमों के लिए सेफ जगह है और वो वहाँ से भागकर वापस नहीं आ सकते। पोर्टोस कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है जो मेरा इंतजार कर रही है और तुम्हारे पास चॉइस है, या तुम हमेशा के लिए यहीं रहो या मेरे साथ भागकर उन लोगों से बदला ले सकते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया। रे या पोर्टोस के साथ है। ये दोनों गार्ड्स की रूटीन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इन्हें जानना होगा कि गार्ड्स की ड्यूटी कब बदलती है और उनकी आदतें क्या हैं। जल्द ही इन्हें गार्ड्स की सारी रूटीन का पता चल जाता है। रे के पास एक प्लान है। वो पोर्टोस से कहता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना होगा क्योंकि एक वही है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हम कहाँ हैं। पोर्टोस उसे जख्मी करता है ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके। वो डॉक्टर को काफी वर्गलाता है, लेकिन डॉक्टर अपनी जुबान नहीं खोलता। पर जाते हुए वो वहाँ से कुछ सामान चुरा लेता है। उसे यूजफुल बनाने के लिए उसे एक कैदी का चश्मा और एक पेन चाहिए। इस सब का बंदोबस्त पोर्टोस करता है, जिससे रे एक ऐसी डिवाइस बनाता है जिससे सितारों के जरिए लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। ये एक साथ बैठे होते हैं तो हॉब्स इन दोनों को देख लेता है। वो गार्ड से रे को लाने का कहता है। कुछ ही वक्त में गार्ड्स रे को यहाँ से ले जाते हैं। अब वो सेक्शन ए के बजाय ई में है और उसका कैबिन भी चेंज हो चुका है। वार्डन हॉब्स उसे कहता है कि मैं जान चुका हूँ, तुम रे ब्रेसलिन हो और मैंने तुम्हारी ही किताब पढ़ के इस जेल को बनाया है। रे कहता है कि जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ तो फिर मुझे जाने दो। हॉब्स कहता है कि हमें तुम्हें यहाँ रखने के पैसे मिलते हैं तो फिर कैसे जाने दे सकता हूँ। रे कहता है कि मैं तुम्हें पोर्टोस से ये पता लगवा कर दे सकता हूँ कि विक्टर कहाँ है, और वैसे भी वो तुम्हें तो कुछ बताने वाला नहीं। वार्डन एग्री करता है कि अगर रे ने विक्टर के बारे इंफॉर्मेशन निकलवा दी तो वो उसे जाने देगा क्योंकि विक्टर के लिए वार्डन को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। रे पोर्टोस को पहले ही बता देता है कि वो उसके साथ चालाकी कर रहा है। रे वार्डन को विक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, मगर वार्डन समझता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे पोर्टोस से मिली है। रे पोर्टोस से कहता है कि अब हमें जावेद से मदद चाहिए। पोर्टोस बताता है कि वो इनकी मदद कभी नहीं करेगा क्योंकि उनकी पुरानी दुश्मनी है। रे जानता है कि जावेद पर कोई शक नहीं कर सकता और उसे डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए डेक पर जाना ही होगा। पोर्टोस किसी तरह जावेद को भी अपने साथ मिला लेता है। जावेद वार्डन से मिलता है और उसे बताता है कि कुछ लोग भागने का प्लान बना रहे हैं। वार्डन उसे सब कुछ बताने को कहता है, लेकिन इसके बदले उसे वार्डन से कुछ चाहिए। वो चाहता है कि वो डेक पर जाके खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़े और उसके कैबिन में होली कुरान भी रखा जाए। वार्डन को उसकी शर्तें मंजूर हैं और वो जावेद को डेक पर जाने की इजाजत दे देता है। जावेद के पास रे की बनाई हुई डिवाइस है जिससे वो लोकेशन मार्क कर लेता है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि वो चाइना सी में है और मोरक्को के करीब हैं। पोर्टोस कहता है कि मोरक्को में मेरा एक आदमी है और वो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारी बात उस तक पहुंचे। रे कहता है कि इसमें डॉक्टर हमारी मदद कर सकता है। वो क्लोटीन पाउडर खा लेता है जिससे उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और आखिरकार वो किसी तरह उसे मना लेता है। जावेद वार्डन को बता देता है कि रे यहाँ से भागने का प्लान कर रहा है। वार्डन अब पहले से ज्यादा उस पर नजर रखता है। वार्डन देखता है कि वो कैबिन के शीशे पर उंगलियों से टैप कर रहा है। वार्डन जानता है कि वो किसी से टैप कोड भाषा में बात कर रहा है। वो रे की लिखी हुई बुक से उस कोड को डिकोड करता है,
जिससे वार्डन को पता चलता है कि कल सेक्शन ई में झगड़ा होगा, जिसमें रे ने भागने का प्लान बनाया हुआ है। वार्डन ई सेक्शन में सिक्योरिटी बढ़ा देता है, मगर अगले दिन झगड़ा सेक्शन ई के बजाय ए में होने लगता है। असल में ये रे का ही प्लान था। वो इस झगड़े का फायदा उठाकर जावेद और पोर्टोज को लेकर भाग पड़ता है। इससे पहले कि वो जेल से बाहर निकलें, वार्डन पूरी जेल को सील कर देता है और अब यहाँ से कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। रे ने जेल के सभी कैमरे भी ऑफ किए थे, पर इसके बावजूद भी वार्डन जानता है कि वो किस हिस्से में है। असल में जेल के अंदर मोशन डिटेक्टर लगे हुए हैं, जिससे गार्ड्स इन्हें फॉलो करते हुए इन तक पहुंच जाते हैं। वो इन पे गोलियां चलाते हैं, तभी जावेद गोली लगने से जख्मी हो जाता है। इसके बाद रे सभी मोशन डिटेक्टर तोड़ देता है। अब वार्डन नहीं जानता कि वो कहाँ है। रे कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो मुझे इंजन रूम तक जाना होगा और हमारे पास 6 सेकंड्स का वक्त होगा, वरना हम यहीं रह जाएंगे। रे इंजन रूम में चला जाता है और पोर्टोज ऊपर डेक की तरफ, जबकि जावेद यहीं है क्योंकि वो जख्मी है और इनके साथ जा नहीं सकता। वो यहाँ आने वाले गार्ड्स पर हमला करता है और जवाबी हमले में मारा जाता है। रे इंजन बंद कर देता है, जिससे सभी लॉक्स खुल जाते हैं और इसी बीच पोर्टोज को भी डेक पर पहुंचने का मौका मिल जाता है। हेलीकॉप्टर भी यहाँ आ जाता है। असल में डॉक्टर ने टाइम और लोकेशन रे के बताए हुए पते पर ईमेल की थी। हेलीकॉप्टर से डेक की सिक्योरिटी पर गोलियां चलाई जाती हैं और किसी तरह पोर्टोज भी हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है, जबकि रे अब भी नीचे फंसा हुआ है। वार्डन भी जानता है कि रे यहीं है। दोबारा से शिप का कंट्रोल भी वार्डन के पास है और रे उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। रे एक टैंक में है जहां पानी भरना शुरू हो जाता है। असल में ये शिप का स्टेबलाइजर टैंक है और जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो पानी अपने आप ही शिप के नीचे से निकल जाता है। जब पानी भरता है तो वो रे को भी अपने साथ बाहर ले जाता है। पोर्टोज देख लेता है कि रे पानी में है। वो हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां फेंकता है, जिन्हें पकड़कर रे ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी शिप के डेक पर वार्डन भी आ जाता है और वो इन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें पोर्टोज भी जख्मी हो जाता है। रे के हाथ जब गन लगती है तो वो डेक पर पड़े ऑयल ड्रम को शूट करता है, जिससे एक धमाका होता है और वार्डन हॉब्स की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों एक जगह खड़े होते हैं तो यहाँ एक गाड़ी आती है, जिसमें से वही लड़की निकलती है जो रे से CIA की एजेंट बनकर मिली थी। ये असल में पोर्टोज की बेटी है और पोर्टोज का नाम ही विक्टर है, जिसे हर कोई ढूंढ रहा था। लेकिन इस बात का रे को भी पता नहीं था। उसे बस अभी ही पता चला है कि उसे पोर्टोज को निकालने के लिए अंदर भेजा गया था और पोर्टोज ही विक्टर है, ये भी उसे अभी पता चला है। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।